Hello students, welcome to Learning Art. Today we are going to discuss about various concentration term which is used in the class 11 का जो फर्स्ट चैप्टर है that is some basic concept of chemistry. तो वो हमने आप देखा होगा हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया है, लेकिन अब हमारा टॉपिक बचा है concentration terms like molarity, normality, formality है ना, मोल फ्रिक्शन एंड वेरियस टर्म्स के बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे बेसिक से हम लेके चलेंगे. सबसे पहले हम बताएंगे कि सॉल्यूशन जो होता है हमारा वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट. फाइन. और इसमें भी एक कंफ्यूजन है, बहुत सारी बुक्स में उसको N1 और N2 ले रखा है. हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म लेंगे जो एनसीईआरटी ने हमें दिया है कि हमें जो है सॉल्वेंट को N1 कंसिडर करना है, A कंसिडर करना है, और सॉल्यूट को हमें क्या करना है, B कंसिडर करना है और 2 कंसिडर करना है. फाइन. देखिए एक दिन देख लेते हैं इसको. तो सॉल्यूशन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. सबसे पहले आता है सॉल्वेंट और उसके बाद आता है सॉल्यूट. फाइन. जो सॉल्वेंट होता है उसको हम ए से भी बोल सकते हैं या 1 भी कंसीडर कर सकते हैं. लाइक अगर हम सॉल्वेंट मोल्स ऑफ सॉल्वेंट की बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, N1 या फिर Na लिखेंगे. फाइन. ये फॉर्मूलाज में हम यूज करेंगे. और अगर हम सॉल्यूट की बात करेंगे तो यहाँ पर हम या तो हम B लिखेंगे या फिर हम 2 मेंशन करेंगे. तो क्या लिखेंगे, N2 या फिर NB ये लिखेंगे. फाइन. ये हमारा क्लियर है. सबसे पहले तो यही डाउट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि N1 किसे कंसिडर करेंगे और N2 किसे कंसिडर करेंगे. तो ये बात पहले तो क्लियर हो चुकी है फ्रॉम स्टैंडर्डाइज्ड बुक. अगर हम देखें एनसीईआरटी के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग तो हम सॉल्वेंट को A या 1 कंसिडर करेंगे. सबसे पहले सॉल्वेंट लिया जाएगा, एक बीकर में वाटर लिया जाएगा. आप ऐसे माइंड में सेट कर लीजिए कि सबसे पहले आपको बीकर में एक सॉल्यूशन लेना है. अगर आपको कोई सॉल्यूशन बनाना है तो आप सबसे पहले बीकर में क्या लेंगे, सॉल्वेंट लेंगे, पानी लेंगे. यूनिवर्सल सॉल्वेंट हम किसे बोलते हैं, वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं. उसी के अंदर हम सॉल्यूट के पार्टिकल्स को ऐड ऑन करेंगे. फाइन. तो याद रखिएगा, अगर हम बात करें सबसे पहले हमने बीकर में क्या लिया, सॉल्वेंट, और फिर इसमें जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं सॉल्वेंट को हमने 1 कंसीडर किया. सबसे पहले हमने सॉल्वेंट लिया, उसके बाद हमने सॉल्यूट के पार्टिकल्स को मिलाया जिसे हमने 2 कंसीडर किया या B कंसीडर किया. क्लियर. पहली चीज तो ये क्लियर हो गई. तो सबसे पहले बहुत सारी वेरियस कंसंट्रेशन टर्म्स आती है. अब कंसंट्रेशन टर्म्स को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड किया कंसंट्रेशन टर्म्स को. इसमें टेम्परेचर डिपेंडेंट, दूसरा टेम्परेचर जिसके फॉर्मूला में वॉल्यूम आए, यानी कि वॉल्यूम डिपेंडेंट है वो टर्म. फाइन. ये इसको हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम इंडिपेंडेंट. ठीक है. और डाल के क्या लिखेंगे, वॉल्यूम इंडिपेंडेंट टर्म. फाइन. ये आ गया हमारे पास दोनों चीजें. अब आता है सबसे पहली टर्म जो वॉल्यूम डिपेंडेंट है, दैट इज हमारी मोलैरिटी. इन टर्म्स को 1 बाय 1 डिफाइन करेंगे अच्छे से, और इसके फॉर्मूलाज भी बनाएंगे और कुछ ट्रिक्स का भी यूज करेंगे बिफोर डूइंग द न्यूमेरिकल्स. तो मोलैरिटी आता है सबसे पहले, उसके बाद क्या आता है, फॉर्मेलिटी. नॉर्मेलिटी, फिर पार्ट्स पर मिलियन, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, या फिर पार्ट्स पर मिलियन, वेट बाय वॉल्यूम, और लास्ट आता है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या फिर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम. ये सभी टर्म्स जो है हमारी किस में आती हैं, वॉल्यूम डिपेंडेंट में आती हैं. और अगर हम बात करें वॉल्यूम इंडिपेंडेंट की, यानी कि जो वॉल्यूम पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती, तो पहली टर्म्स तो इसमें है मोलैलिटी. फाइन. मोल फ्रिक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, वेट बाय वेट, और द लास्ट आती है वो हमारी है परसेंटेज वेट बाय वेट.
ये हमारी डिपेंडेंट टर्म्स है, इंडिपेंडेंट टर्म्स है। इन्हीं के बारे में हम वन बाय वन स्टडी करेंगे विद देयर रिस्पेक्टिव डेफिनेशंस। फाइन, एक नोट को साइड में पहले से ही डाल लेते हैं क्या, कि अगर हमारे पास सॉल्वेंट है तो 1 कंसीडर करेंगे, सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं तो उसे 2 कंसीडर करेंगे। फाइन, बस ये नोट हमें याद रखना है। अगर मोलैरिटी की डेफिनेशन देखें तो क्या डेफिनेशन आती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की बात हो रही है। फाइन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या बात कर रहे हैं ये, 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 लीटर आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है और उसके अंदर कितने सॉल्यूट के 1 मोल सॉल्यूट ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि क्या बता रहे हैं कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, मोल्स कितने प्रेजेंट है सॉल्यूट के 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, 1 लीटर पानी के अंदर कितने मोल सॉल्यूट के डले हुए हैं, यही हमारी क्या होती है, मोलैरिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। फाइन, अब मोलैरिटी को हम कैसे निकालते हैं, पहली बात तो मोलैरिटी को रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, कैपिटल एम से। फाइन, वी हैव टू रिप्रेजेंट इट बाय कैपिटल एम। अब इसका एक फॉर्मूला देख लेते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू, आपको पता है मोल्स को हम किससे डिनोट करते हैं, एन, एन से। फाइन, तो एन ऑफ किसके बोला है उसने, सॉल्यूट, और सॉल्यूट को हम कितना लेते हैं 2, N2 लिखेंगे। फाइन, N2, तो N2 भी लिख सकते हैं या फिर NB भी लिख सकते हैं। फाइन, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, वॉल्यूम किस में होना चाहिए, व्हेन इन इट इज लीटर। फाइन, अगर वॉल्यूम हमें मिलीलीटर में दे रखा है तो क्या करेंगे, ऊपर 1000 लगा देंगे, N2 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर, ये फॉर्मूला बनता है। और इसको और ज्यादा अगर हम स्प्लिट आउट करें तो आपको पता है मोल्स का फॉर्मूला पता है, आपको पता है कि N2 इज इक्वल्स टू क्या होता है, आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। आपको पता है मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट जिसको हम W किससे प्रेजेंट करेंगे, W2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास, MM2 डाल लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब इसको हम इसी में अप्लाई कर देते हैं, जैसे इसमें डालेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, W2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला आया, ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे फॉर्मूला को एंड गेट द आंसर। फाइन, तो हमारे पास मोलैरिटी का जो फॉर्मूला आया दैट इज M इज इक्वल्स टू W2 इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स। ये आया हमारे पास रिस्पेक्टिव फॉर्मूला। फाइन, ये क्लियर है। नेक्स्ट जो टर्म है वो हम डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हमको क्या बताता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये बताता है हमें परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी हम इन टर्म्स को डिस्कस करेंगे तो हमेशा ही क्या होगा, अगर हम बात करें न्यूमरेटर में तो न्यूमरेटर में सॉल्यूट वाली टर्म्स ही आएंगी, न्यूमरेटर में कौन सी टर्म आएंगी, सॉल्यूट वाली टर्म्स आएंगी, यानी कि 2 वाली टर्म्स आएंगी। और अब इसमें क्या होना चाहिए, ये भी मिलीलीटर में होना चाहिए और ये भी मिलीलीटर में होना चाहिए। और कई बार हमें एज्यूम करने की भी जरूरत पड़ती है, हम न्यूमेरिकल्स करते हुए सीखेंगे, तो अगर लेट करना पड़े या एज्यूम करना पड़े तो हम कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम कितना कंसिडर करते हैं, 100 ml। फाइन, तो अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इसे शॉर्ट में लिखें तो वॉल्यूम, अब आप बताओ V1 लिखोगे या V2, V2 यानी कि वॉल्यूम ऑफ किसका, सॉल्यूट की बात हो रही है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट V2 अपॉन V लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कंप्लीट पूरे सॉल्यूशन की बात हो रही है, इनटू 100। और ये भी किस में है, ये भी मिलीलीटर में और ये भी मिलीलीटर में। क्लियर, तो ये हमारे पास फॉर्मूला क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। अगर हम वेट बाय वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं तो वेट बाय वॉल्यूम का क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू
100। फाइन, तो अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट यानी कि W2 के बारे में बात हो रही है अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये तो पूरे सॉल्यूशन की बात हो रही है यहाँ पर भी, और वेट होगा किसमें, ग्राम्स में, और वॉल्यूम किसमें, मिलीलीटर में, मल्टीप्लाई बाय 100। फाइन, ये हमारे पास क्लियर हो गया परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम के लिए। और ये चीज हम हर चीज के लिए अगर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तब आपको मोर क्लियर होगी वो, कि लाइक वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम सॉल्यूशन बहुत सारे केसेस में हमें 100 ml ही लेना होता है जब उन्होंने नहीं दिया हुआ होता है, तो जब एज्यूम करते हैं तो 100 ml ही एज्यूम करेंगे। अब हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बिल्कुल रिजेंबल करता है किससे, मोलैरिटी से, बस वहां पर मास। यहाँ पर अगर हम बात करें तो अभी हम इसकी पहले डेफिनेशन स्टडी कर लेते हैं। मास ऑफ solute in 1 liter of solution। 1 liter of solution, देखो अगर हम मोलैरिटी की बात करें तो मोलैरिटी में हमने अभी स्टडी क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। 1 लीटर के अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट है वो मोलैरिटी होगी। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो बस मास उसको चेंज कर देंगे, सिर्फ क्या होगा, मोल के प्लेस पे क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। तो मास ऑफ द सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, वही बात बता रहे हैं यहाँ पर। तो मास को वेट से कंसीडर भी एक ही बात है। तो W अगर हम बात करें W2 अपॉन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम किस में हो जाएगा, लीटर में, और ये किस में होगा, ग्राम कर दे। इसी क्वेश्चन में अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे M2 से, M2 मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे, लेट्स सपोज M2 अपॉन M2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हमने, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, W2 अपॉन M2। फाइन, यहाँ पर भी हम क्या लिख रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ M2। हेयर M जो है वो क्या है हमारा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, डबल M से लिख लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। फाइन, क्लियर है। तो अब यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम इन लीटर्स। अब एक बात ध्यान से देखिए, ये टर्म क्या बता रही है, ये पूरी टर्म हमें किसके बारे में बता रही है, मोलैरिटी के बारे में बता रही है। मोलैरिटी में आपको पता है मोल्स को बताते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। फाइन, तो W2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ 2, यानी कि सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास, ये क्या हो गया, मोल्स की बात हो गई यहाँ पर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, N2 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ 2 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। तो ये पूरी टर्म्स हमारी क्या हुई, ये हमारे को मोलैरिटी के बारे में बता रही है। तो स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। फाइन, हियर इज, देखिए क्या है हमारी मोलैरिटी एंड इट इज मोलर मास ऑफ किसका, सॉल्यूट का। आई थिंक ये क्लियर है आपको। तो यहाँ पर ये रिलेशन निकल के आया, ये बहुत बार यूज होगा, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन जब हमें निकालनी होगी तो स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। फाइन, नेक्स्ट है हमारा मोलैलिटी। मोलैलिटी कैसी टर्म है बताइए, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है। फाइन, डिपेंड नहीं करती है ना वॉल्यूम इंडिपेंडेंट है। क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 kg of the solvent। ये पहली ऐसी टर्म है जिसने रिलेट किया है सॉल्यूट और सॉल्वेंट को। इससे पहले वाली जितनी भी हमने डेफिनेशन दी हम देख रहे थे, न्यूमरेटर में तो सॉल्यूट आएगा ही आएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में हमारा क्या आ रहा था, सॉल्यूशन की बात हो रही थी, चाहे वो वॉल्यूम था चाहे वो वेट था, सॉल्यूशन की बात हो रही थी। तो ये एक यूनिक टर्म, एक ये सेपरेट, ये एक ऐसी टर्म है जिसमें डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट का यूज होगा। फाइन, कैसे डिफाइन करेंगे, सबसे पहले तो मोलैरिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल m इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि N2 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि W1 की बात हो रही है, और वो भी किस में होना चाहिए, kg में होना चाहिए। अगर हम इसको और अच्छे से लिखे तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू W1 क्या है हमारा, गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट। फाइन, और अगर ये तो कब बात है, जब kg में डिपेंड हो, और अगर प्रेजेंट है ये हमारा किस में, ग्राम्स में, तब हम 1000 का यूज करेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ 2 इंटू W1 इन ग्राम्स। फाइन,
ये हमारे पास डिफाइन आ गई इसकी मोलैलिटी, बस इसकी डिफाइन आ गई है। अब आते हैं डिफरेंट रिलेशंस, मोलैरिटी से मोलैलिटी के रिलेशंस और डेंसिटी से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला बता देते हैं और इस फॉर्मूले को हम ड्राइव कब करेंगे, अगर हम देखें मोलैलिटी इज टू मोलैरिटी का रिलेशन डेंसिटी के टर्म्स में रिलेशन आता है। इस रिलेशन को मैं ड्राइव जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में जरूर करूंगी, लेकिन यहाँ मैं इसका फॉर्मूला जरूर मेंशन कर देती हूँ क्योंकि वो न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा यूजफुल होगा हमारे लिए। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू डेंसिटी into 1000 m on m2m plus 1000। फाइन, अब हम डिस्क्राइब कर देते हैं। देखिए m कैपिटल M डिनोट करता है मोलैरिटी के बारे में, तो मोलैरिटी की बात हो रही है। स्मॉल m डिनोट करता है किसके बारे में, मोलैलिटी, तो यहाँ पर देखो मोलैलिटी दिया हुआ है 1000 डेंसिटी। और अगर m2 की बात करें तो m2 किसको बताता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। फाइन, यहाँ पर ये क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। फाइन, क्लियर है आई थिंक ये फॉर्मूला। बाकी की बची हुई कंसंट्रेशन टर्म्स मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं एक दो न्यूमेरिकल्स मोलैरिटी से रिलेटेड। ये न्यूमेरिकल हमें दिया हुआ है, एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल हम यहाँ पर ले रहे हैं ताकि सबसे पहले हम इजी से स्टार्ट करें और उसके बाद हम हाई न्यूमेरिकल्स को करें। उसके बाद कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन। फाइन, सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो हमें क्या दिया हुआ है, मोलैरिटी कैलकुलेट क्या करना है, मोलैरिटी हमें कैलकुलेट करनी है। फाइन, और गिवन मास NaOH, सबसे पहले हमें NaOH दे रखा है और NaOH का जो गिवन वेट है यानी कि W2 की अगर हम बात करें, गिवन वेट हमेरे पास कितना दे रखा है, 4 ग्राम। सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमें 250 ml दे रखा है। तो ml की टर्म्स में मोलैलिटी का सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, NaOH का मोलर मास निकालेंगे। आपको पता है 23 होता है इसका, ऑक्सीजन का 16 एंड हाइड्रोजन का हमारे पास 1 हो जाता है। 40 एटॉमिक मास यूनिट हमारे पास आ गया मोलर मास। हमारे पास फॉर्मूला लगाएंगे मोलैरिटी का फॉर्मूला हमें पता है कितना होता है, गिवन वेट अपॉन मोलर मास इंटू 1000 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि मिलीलीटर में दिया हुआ है वॉल्यूम और यहाँ पर आता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात होती है। तो अब इसको लगा लेते हैं। देखिए W2 हमारे पास कितना दे रखा है, 4 अपॉन M2 कितना दे आ रखा है हमारे पास, 40 मोलर मास इंटू 1000 और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज 250। फाइन, 25 4 से 100 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 16 अपॉन 40, 0.4 मोलर आ गया हमारे पास। दिस इज द आंसर। फाइन, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल था, कुछ भी नहीं है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। फाइन, सर हमें फॉर्मूला को याद रखना है, उसके बाद हमें पुट द वैल्यू गेट द आंसर। फाइन, बहुत इजी है। बाकी के न्यूमेरिकल्स मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।